अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उसी वक्त सरदार कमरे में दाखिल हुआ। ज़ीशान भैया आज वो मुझे कुछ बताने लगा था, मगर जेनिफर को देखते ही बात बदलते हुए बोला, हेलो कैप्टन, हाउ आर यू। वो मुस्कराई। फाइन मिस्टर सैदर। उसने मुसाफे के लिए सरदार की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ थामते हुए सरदार ने कहा, नाइस टू मीट यू। वो मुकम्मल अंग्रेजी झड़ने के चक्कर में था। तुमने तो इंग्लिश में भी महारत हासिल कर ली। जेनिफर ने खुले दिल से उसकी अंग्रेजी को सराहा। शुक्रिया कैप्टन, ये बस लिज़ोना की मेहरबानी है। सरदार ने सारा क्रेडिट लिज़ोना के खाते में डाल दिया। वैसे आज डिनर के बारे में क्या ख्याल है, बाहर चलें। उसने एकदम सरदार को मशवरा दिया। लिज़ोना को भी साथ ले चलेंगे। ये क्या कह रही है, डिनर और लिज़ोना? सरदार मुझसे पूछने लगा। जेनिफर की तेजी से बोली गई इंग्लिश उसके सर पर से गुजर गई थी। ये तुम्हें डिनर की दावत दे रही है और बता रही है कि लिज़ोना भी उसके हमरा होगी। यस, वो जल्दी से बोला। वाई नॉट, आई एम रेडी। लेकिन जी भी साथ होगा। इस मर्तबा उसने बोलने की रफ्तार कम करते हुए मेरी जानिब हाथ से भी इशारा किया था। तो क्या ये नहीं जाना चाहता? हाँ, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? सरदार ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैंने एंड्रिया के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया है। सरदार को उर्दू में बताकर मैंने वही फिक्र इंग्लिश में भी दोहरा दिया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, जेनिफर ने गम व गुस्से की मिलीजुली कैफियत में कहा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं तन कर खड़ा हो गया। सरदार ने घबरा कर कहा, अरे तुम तो लड़ने लगे, तुम मेरे साथ जाओगे। जेनिफर भी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। क्यों मैं तुम्हारा जर खरीद हूँ? वो बेबाकी से बोली, नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर मुझे तुम्हारी पसंदीदगी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो तेज में आकर चिल्लाई, झूठ कहते हो झूठे। कैप्टन साहबा, तुम ज्यादती कर रही हो। ज़ीशान भाई, तुम गिली सूट उतारो, और मैडम तुम भी जाकर गिली सूट बदली करो, फिर बात करते हैं। सरदार ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उस तक अपनी बात पहुंची। डिनर पर मैं जेनिफर को नज़रअंदाज किए सरदार से मैं गुफ्तगू रहा, मगर जब हम वापस आ रहे थे तो उसने सरदार खान को इशारे से अपने पास बुलाकर जाने क्या कहा। जवाबन सरदार खान इस बात में सर हिलाकर मेरे पास आया और कहने लगा, ज़ीशान भैया तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खैरियत तो है? मुझे बताओ क्या बात है। आकर बताता हूँ। सरदार खान का अंदाज जान छुड़ाने वाला था। मैं कंधे उचकाते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। खामखा का इसरार मुझे मुनासिब नहीं लगा था। कमरे में आए मुझे चंद मिनट ही हुए थे कि दरवाज़ा खटखटा कर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। एकदम मेरे जहन में सारी कहानी आ गई। यकीनन जेनिफर ने सरदार को यहाँ आने से मना किया था। हेलो जी। वो बेतकल्फी से मेरे बेड पर आकर टिक गई थी। मुझसे क्या चाहती हो मिस जेनिफर? मैंने संजीदा होकर पूछा। कुछ भी नहीं, बस तुम मुझे अच्छे लगते हो, और मेरे ख्याल में यह वजह काफ़ी है। मैं जल्दी से बेड से उतरता हुआ बोला, प्लीज़ कैप्टन। जी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मेरे दूर हटने पर वो दिल गिरफ्तार सी हो गई थी। मैं साफ गोई से बोला, इसलिए तो दूर भागा हूँ कि बहुत खूबसूरत हो। सच? वो खुश हो गई थी। अगर ऐसा है तो यूँ दूर हटने का मतलब है मुझे समझ में नहीं आता, मैं समझा भी नहीं सकता। जी। वो बेड से उठकर मेरी जाने बढ़ी। प्लीज़ जेनी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैंने फिलफौर सारे झगड़े मिटा दिए थे कि वो मुझे राज़ी करने के लिए कुछ भी करने पर कमर बस्ता नजर आती थी। चलो, तुमने मुझे जीनी तो कह दिया ना। वो दोबारा बेड पर बैठ गई थी। और वादा करो कल मेरे साथ डिनर पर बाहर चलोगे। मुश्किल है। मैं सरदार के बिस्तर पर जगह संभालते हुए नफ़ी में सर हिलाया। आखिर क्यों? जेनी, तुम जानती हो मेरा ताल्लुक बहुत गरीब मुल्क से है। मेरी यहाँ आमद का मकसद बस पोलिक टेलीस्कोप साइट के बारे में सीखना और स्नाइपर कोर्स करना है। मैं इन अय्याशियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो अपनी जगह से उठकर दोबारा मेरे करीब आकर बैठ गई और मेरा हाथ थामते हुए बोली, तुमसे अच्छा निशानेबाज भला कौन हो सकता है? आज भी तुमने 9 बोनस पॉइंट लिए हैं, और डिनर पर जाने से तुम्हारे कोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। मैंने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाना चाहा,
वो निहायत हसीन लड़की थी और उसकी कुर्बत किसी को भी फिसल जाने पर मजबूर कर सकती थी। उसी वक्त सरदार कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नजर आने वाले तासुरात ने मुझे चौंका दिया था। हेलो कैप्टन, यह कहकर वो मेरे साथ आकर बैठ गया। हाय सरदार, कहकर वो खड़ी हो गई और मुझे मुखातिब होकर बोली, ठीक है जी, मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। और मैं मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहने के लिए खड़ा हो गया। दरवाज़ा बंद करके मैं सरदार का हाल पूछने लगा। क्या हुआ खान साहब, तुम्हारी सूरत पर क्यों 12 बज रहे हैं? कुछ नहीं यार, बस घर याद आ रहा है। घर तो खैर मुझे भी याद आ रहा है। कुछ देर खुली फिजा में न फिर लें, उसने मशवरा दिया। मेरा तो ख्याल है सोना चाहिए। वो मिसर हुआ, बस जॉगिंग ट्रैक का एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। अच्छा चलो। उसका इसरार देखते हुए मैं भी उसके साथ हो लिया। ट्रैक के करीब पहुंचते हुए वो पुरस्कार लहजे में कहने लगा, मैं तुम्हें खास बात बताने के लिए कमरे से बाहर लाया हूँ। खास बात है? हाँ, लिज़ोना कह रही थी तुम्हें बता दूँ कि जेनिफर से थोड़ा दूर रहे। मैंने मुंह बनाया, तो ये कमरे में भी कहा जा सकता था। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो कह रही थी ये बात तुम्हें कमरे से बाहर ले जाकर बताऊँ, और वो खुद भी मुझे ये बताने के लिए ताज़ा हवा में टहलने के बहाने कमरे से बाहर ले गई थी। जेनिफर से मोहतात रहने का भला क्या मकसद हुआ? बस उसने आसान लफ्ज़ों में यही बताया था, और मज़ीद ये कहा कि मौका मिलने पर वो तुम्हें सारी बात समझा देगी। लिज़ोना जासूस तो नहीं है? मैंने मज़ाया लहजे में पूछा। सही पहचाना, सरदार ने दांत देने वाले अंदाज में कहा। उसका ताल्लुक जापान इंटेलिजेंस से है। वैसे मुझे खुद जेनिफर के रवैये पर हैरानी थी। मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो यूं फरीख्ता हो जाती है। अब लिज़ोना की बात ने मेरे शुबे की तईद कर दी है कि जेनिफर मुझसे कोई मकसद हासिल करना चाहती है। अगले दिन सरा शाम ही जेनिफर एक खूबसूरत लिबास पहने मेरे पास पहुंच गई। मैंने सरदार और लिज़ोना को साथ ले जाने पर इसरार किया, मगर वह फ़कत मुझे ले जाने पर बज़िद हुई। मजबूरन मुझे खामोश होना पड़ा। उसके पास अपनी कार मौजूद थी। ट्रेनिंग कैंप से निकलकर बजाय शहर की तरफ जाने के वो बाहर की जाने मुड़ गई। कहाँ जा रही हो? मैंने हैरानी से पूछा। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, पहले लॉन्ग ड्राइव, इसके बाद डिनर करेंगे। देर हो जाएगी। मैंने फिक्र जाहिर की। कोई देर नहीं होती। उसी वक्त उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आने लगी। वो कॉल रिसीव करने लगी। जी, मैं मेहमान के साथ डिनर पर जा रही हूँ, मुख्तसर जवाब देकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। करीबन 10 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसने एक ज़ैली सड़क पर कार मोड़ दी। कार के थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मेरी नज़र छोटी दीवारों वाली फार्म नुमा इमारत पर पड़ी। गोया वो ज़ैली सड़क की बजाय उस इमारत तक पहुंचने का रास्ता था। ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। उसने एक भरपूर कहका लगाया। इसे सरप्राइज़ कहते हैं। ये फार्म हाउस मेरे अब्बू के दोस्त का है। आज हम यहीं डिनर करेंगे, और फिक्र न करो, मैंने उसे बता दिया था कि मेरा मेहमान एक मुस्लिम है। उसने गोश्त वगैरह किसी मुस्लिम ही से लाया होगा। मगर हम तो किसी होटल में जाने वाले थे ना? मैंने नाराज़ी से पूछा। नहीं। उसने फार्म हाउस के दाखिली दरवाजे पर कार रोक कर हेडलाइट बुझाई। उसी लम्हे खुद कार दरवाज़ा खुल गया। उसी वक्त अंदरूनी इमारत से उधेड़ उम्र का एक मर्द और एक औरत बरामद हुई। इमारत में हर तरफ लगे बड़े बड़े एनर्जी सेवर्स की वजह से दिन का सा समा था। उन्होंने करीब आते ही जेनिफर को गले से लगाकर प्यार किया और मुझसे पुरतपाक मुसाफा किया। जेनिफर ने तारुफ का फरीज़ा सर अंजाम देते हुए मर्द की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं जनाब अंकल एंथोनी ग्रांट, और ये हैं आंटी पेट्रिशा। और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, ये हैं मिस्टर जीशन, जिसे मैं जी कहकर मुखातिब करती हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। एंथोनी ने रस्मी अंदाज में कहा, अंदर चलते हैं। पेट्रिशिया ने मशवरा दिया, बकिया गुफ्तगू वहाँ करेंगे। इमारत अंदर से बहुत सजी हुई और खूबसूरत थी। ड्राइंग रूम के अंदर बिछे हुए कीमती सोफ़ों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो कोई फार्म हाउस वगैरह नहीं था। हमारे नशीस संभालते ही एक बावर्दी मुलाजिम ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्राली में दर्जन भर गिलास मुख्तलिफ किस्म के रंग के मशरूब से भरे हुए थे। लड़के घबराना नहीं, ये मुख्तलिफ किस्म के जूस हैं। एंथोनी ने मुस्कुराते हुए मुझे तसल्ली दिया। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए एक गिलास उठा लिया।
रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पैट्रिशिया मुस्तफसर हुई। जेनिफर ने जवाब दिया, हम कौन सा पैदल हैं आंटी, तो कैसी जा रही है ट्रेनिंग? एंथोनी मुझे मुखातिब हुआ था। मैंने मुख्तसरन कहा, बहुत अच्छी है। पैट्रिशिया ने पूछा, इससे पहले कभी अमेरिका आना हुआ? नहीं आंटी, यह पहला मौका है। तो फिर पसंद आया हमारा मुल्क? उसके लहजे में दुनिया की ताकतवर मुमलकत का शहरी होने का गरूर कोट कोट कर भरा था। मैंने हकीकत बयान करते हुए कहा, क्या तबसरा करूँ, आज पहली बार ट्रेनिंग कैंप से निकला हूँ, और वो भी रात के वक्त। एंथोनी ने कहा, इतवार को तो छुट्टी होती है, घूम फिर लिया करो। मेरा ख्याल है पहले डिनर करते हैं, बाकी गप्पें बाद में हाँकेंगे। जेनिफर ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। पैट्रिशिया और एंथोनी मुस्कुराकर खड़े हो गए। मैंने भी उनका साथ दिया था। वसी डाइनिंग टेबल मुख्तलिफ लवाजमात से भरी हुई थी। लड़के, ये सारी डिशें पकाने वाला भी एक इंडियन मुसलमान है। मैंने जीनी की हिदायत पर पूरा अमल किया है। तुम बेफिक्र होकर हर डिश पर हाथ साफ कर सकते हो। शुक्रिया अंकल। जेनी ने एंथोनी का शुक्रिया अदा करने में देर नहीं लगाई थी। खाना खाने के बाद हम दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए थे। एंथोनी और पैट्रिशिया मुझसे पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ सवाल करने लगे। तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद दहशत गर्दी की उठने वाली लहर ज़्यादातर उनके सवालात का मौजू रही है। अच्छा, तुम लोगों के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक कर दिया था, हम आराम करने जा रहे हैं, तुम भी एंजॉय करो। एंथोनी पैट्रिशिया को साथ लिए खड़ा हो गया। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, हम वापस जाएंगे। ठीक है, वापस चले जाना, एंथोनी ने बेपरवाही से कहा, और वो दोनों ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। चलें, मैंने जेनिफर से पूछा, घड़ी दो बातें भी कर लो, हम खाली डिनर करने तो नहीं आए थे, बातें वहाँ जाकर भी हो सकती हैं, कुछ बातों के लिए खलवत की ज़रूरत पड़ती है ना। मैंने खेज लहजे में कहते हुए वो मेरे बिल्कुल करीब हो गई। इतना तो मैं भी जानता था कि वो मुझे वहाँ बगैर किसी मकसद के लेके नहीं आई थी। और फिर इतनी खूबसूरत और दिलकश लड़की, जब किसी को गुनाह पर मैल करना चाहे तो बचने के लिए जुनैद बगदादी का ज़ुहद और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तकवा चाहिए होता है। मैं यकीनन उसके हुस्न के लिए पेट में आ जाता और फ़ख्र करने के लिए मेरे पास कुछ न बचता। मगर लिज़ोना की छोटी सी नसीहत मुझे चीख चीख कर किसी खतरे से रोशनास करा रही थी। अगर गुज़श्ता रात सरदार मुझ तक लिज़ोना की बात न पहुँचाता तो यकीनन मैं बहक गया होता, मगर अब मेरे जज्बात पर अकल गालिब थी। और यह तो असूल दुनिया है कि जब इंसान खुद को किसी अनदेखे खतरे में घिरा पाए तो उसके जज्बात की आग अकल पर गालिब नहीं आ सकती। मुझे उस वक्त वाज़े तौर पर लग रहा था कि कोई नादीदा आँख हमारी निगरानी कर रही है। मैं खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराता हुआ खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है इस बारे में मैंने तुम्हें पहले से बता दिया था। वो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जी लड़की मैं हूँ, और घबरा तुम रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरा मजहब मेरी तहजीब है, मेरा मुआशरा और पाक आर्मी का कानून मुझे इस काम की इजाज़त नहीं देता। वो खड़े होकर बेबाकी से मुझसे लिपट गई। ये लतीफ़े किसी और दिन के लिए संभाल रखो जाने। जेनिफर, मेरा ख्याल है तुम्हारी गाड़ी के बगैर मुझे कैंप तक पहुंचने के लिए घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। ये कहते हुए मैंने बड़ी सख्ती से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया था। जेनिफर के चेहरे पर खजानत और गुस्से के आसार देखकर मैं बगैर मजरत के बाहर की जानब चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं दाखिली दरवाजे तक पहुंचता, मेरी समातों से एंथोनी की आवाज़ टकराई, मिस्टर ज़ीशान, एक मिनट। मैंने हैरत से मुड़कर देखा। पैट्रिशिया और वो दोनों इकट्ठे खड़े थे। एंथोनी ने कहा, हमारी बात सुनकर चले जाना। उसके अंदाज को देखते हुए मैं खामोशी से पलटकर उनके सामने गया। जी फरमाया, बैठ कर बात करते हैं। उसने मुझे नशीस संभालने का इशारा किया। उसने हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। मेरे सामने बैठते हुए उसने जब वो ब्रीफ केस टेबल पर रखा, तभी मेरी नज़र उस बैग पर पड़ी। बैठ जाओ कैप्टन। इस मर्तबा एंथोनी के लहजे में पहले वाली शफकत और प्यार मोहब्बत की जगह हुक्म का असर वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता था। जेनिफर भी सर झुकाए खामोशी से बैठ गई। एंथोनी ने ब्रीफ केस खोलकर मेरी तरफ घुमाया। $100 के नए कड़कड़ाते नोटों की घड़ियाँ देखकर मैं शजदर रह गया था। ये $50,000 हैं। तुम्हारे मुल्क की करेंसी में ये कितने होते हैं, ये हिसाब खुद लगा लेना। एंथोनी ने इत्मीनान से वो ब्रीफ केस मेरी जानब खिसका दिया। किस खुशी में ब्रीफ केस को हाथ लगाए बगैर मैं मुस्तफसर हुआ
एक छोटे से काम का ये पेशगी मुआवजा है, बकिया का आधा मुआवजा काम होने के बाद है। यकीनन मुझे किसी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी नहीं होगी। कानून कौन बनाता है? हुकूमत है। उसने तस्दीक चाहते हुए पूछा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी तसल्ली के लिए अर्थ है कि ये अमेरिकन हुकूमत ही का काम है और मेरा ताल्लुक अमेरिकन CIA से है। तसल्ली के लिए मेरा कार्ड देख सकते हो। उसने जेब से अपना सर्विस कार्ड निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैंने कार्ड को हाथ लगाए बगैर उसके मदरजात पर निगाह दौड़ी। कर्नल स्कॉट डेविड लिखा हुआ नजर आया। मेरा असल नाम स्कॉट डेविड है और ये कर्नल जोली रोजवेल्ट है। शायद तुम सही कह रहे हो, मगर मैं पाकिस्तान आर्मी का ज़ेर कमान हूँ। इस रकम की बजाय मुझे मेरे सीनियर से हुक्म दिलवा दें। इतनी रकम खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें खुफिया रखने की ज़रूरत पड़ती है। छुपा कर करने वाला काम गलत होता है सर। मैंने हतालवासी कोशिश की थी कि मेरे लहजे से तलखी या तंज न झलके। ज़ीशान, हर हुकूमत की तरजीहात में राजदारी पहले नंबर पर आती है। तो ठीक है, इसके लिए हुकूमत का ऐसा आदमी भी ढूंढना चाहिए जो राजदारी बरत सके। अच्छा, तुम काम के मुताल्लिक तो सुन लो, करने न करने का फैसला बाद में करना। काफ़ी देर तक खामोश बेटी जोली रोजवेल्ट ने जबान खोली। मैडम, अगर कोई खुफिया काम है जिसके बारे में जान लेने के बाद वो काम ना करने के फैसले पर मुझे जानी नुकसान पहुंच सकता हो तो बराए मेहरबानी मुझे न बताएं। यूँ भी इत्मीनान रखें, मैं ये काम करने वाला नहीं। तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? कर्नल स्कॉट ने तीखे लहजे में पूछा। जी सर, मैं अपनी हुकूमत की मर्जी जाने बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ओके, तुम्हारी साफ गोई पसंद है। कर्नल स्कॉट ने बैठे बैठे मेरी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उससे हाथ मिलाकर मैं खड़ा हो गया। कर्नल जोली रोजवेल्ट खामोश बैठी मुझे कड़े तेवरों से घूरती रही। मैंने भी उसकी जानिब हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। कैप्टन, तुम लोग जा सकते हो। कर्नल स्कॉट खामोश बैठी जेनिफर से मुखातिब हुआ और वो ये सर कहकर खड़ी हो गई। हम दोनों आगे पीछे चलते वहां से बाहर निकलकर कार में बैठ गए। जेनिफर ने खामोशी से कार मोड़ी। खुद कार दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था। मेन रोड पर चढ़ते ही वो नॉर्मल रफ्तार से ड्राइविंग करने लगी। खफा हो मुझे खामोश पाकर उसने गुफ्तगू की इब्तदा की। क्या नहीं होना चाहिए? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तो ये क्या था? इतनी रकम की ऑफर किसी खतरनाक काम के लिए ही तो की जाती है। मुझे हुक्म मिला था। उसने सफाई पेश करने की कोशिश की। धोखा देने के लिए मोहब्बत और दोस्ती का सहारा ना लिया होता। ये बात मैं बमुश्किल पूरी कर पाया था कि जेनिफर ने एकदम ब्रेक लगाकर मेरी जानिब मुड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है जी। उसने मेरे दोनों हाथ थाम कर कहा, तो मैं पहली बार क्लासरूम में देखा और मुझे तुम अच्छे लगे। याद है, मैं पहले ही दिन तुम्हारी जानिब मुतवज्जे हो गई थी। गो इसके बाद हम एक दूसरे से थोड़ा खफा रहे। इस दौरान मैंने जो उल्टी सीधी हरकतें की सारी की सारी तुम्हारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने के लिए की थी। और जहाँ तक इस काम का ताल्लुक है जो तुमसे कर्नल स्कॉट लेना चाह रहे हैं, तो इस बारे मुझे परसों हुक्म मिला है। मुझे अब इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी है। यूँ भी काफ़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए। तुम मुझसे खफा नहीं हो सकते। उसकी आंखों में मुझे हल्की सी नमी की झलक नजर आई। अगर यह अदाकारी थी तो कमाल की अदाकारी थी। खामखा बात बढ़ाना मुझे मुनासिब न लगा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ जीने, अब आगे बढ़ो। कैंप में पहुंचते ही उसने मुझे कार से उतरने के लिए पहले कहा, जी यकीनन तुम आज के वाक़ये का जिक्र किसी से नहीं करोगे। बेशक कहकर मैं कार से बाहर निकल आया। मुझे कमरे के दरवाजे तक पहुंचाकर उसने अलविदा कहा, मगर जाते जाते वो अपनी सकाफत पर अमल करना नहीं भूली थी। सरदार कंप्यूटर स्नाइपर से मुतल्लिक एक फ़िल्म देख रहा था। मुझे अंदर दाखिल होता देखकर वो चहका, शुक्र है तुम्हें अपनी जीनी से फुर्सत मिली। मैं तो सोच रहा था शायद सुबह ही वापसी होगी। फजूल की ना हाँका करो यार। मैं जूतों के तस्मे खोलने लगा। वैसे ज़ीशान भैया, इसी को डेट पर जाना कहते हैं ना। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मैं फीकी मुस्कुराहट के साथ वॉशरूम में घुस गया। अगला हफ्ता बगैर किसी खास वाक़ये के गुजर गया। जेनिफर भी मुझे बाकायदगी से मिल रही थी। उसके रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया था। श्रीकांत पार्टी को उसका यूँ मुझसे घुलना मिलना साख्त नागवार गुजरता था
मगर उन बेचारों के बस में कोई बात नहीं थी। और फिर हमारा कोर्स इख्तिताम पजीर होने में 3 दिन रह गए। आखिरी 3 दिन हम एक मखसूस इलाके में स्नाइपर मुखालिफ कार्रवाई करना थी। इसके लिए हर आदमी के हवाले पेंट एमुनेशन किया गया और ऐसी स्नाइपर राइफलें हमारे हवाले की गई जो असल स्नाइपर राइफलों की हूबहू नकल थी। बस असल और नकल में इतना फ़र्क था कि नकल से सिर्फ पेंट एमुनेशन फायर हो सकता था। पेंट राइफल से भी 600-700 मीटर के फासले तक हदफ को निशाना बनाया जा सकता था। 3 दिनों का राशन पानी हमारे पास होना था। तमाम स्नाइपर्स को जोड़ी जोड़ी की शक्ल में जंगल में जाना था। हर स्नाइपर को ऐसी घड़ी पहनने को दी गई थी जिसमें कैमरा नस्ब था। इस तरह सारे स्नाइपर्स को स्क्रीन पर देखा जा सकता था। जो स्नाइपर दूसरे स्नाइपर की गोली का शिकार हो जाता वो इस कार्रवाई से निकलता जाता। इस तरह सिर्फ एक जोड़ी ने बाकी बचना था और बच जाने वाले को जीता हुआ तस्वुर किया जाता। अगर 3 दिन के बाद भी एक या एक से ज़्यादा जोड़ियां बच जाती हैं तो इस सूरत में वो जोड़ी या अकेला बच जाने वाला स्नाइपर जीत का हकदार ठहरता जिसने ज़्यादा स्नाइपर्स को निशाना बनाया होता। यह सारी तफसील हमें इस मश्क के आगाज़ से 1 दिन पहले मेजर जेम्स ने बता दी थी। उसी रात जेनिफर डिनर के बाद मेरे पास पहुंच गई। उस वक्त सरदार लिजोना के पास था। पता है मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाई हूँ? उसने कमरे में दाखिल होते ही पूछा। जादू मुझे आता नहीं है, इल्हाम मुझे होता नहीं है, इल्मुल गैब जानने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। उसने हंसते हुए खूबसूरत पैकिंग में एक छोटा सा डब्बा मेरी जाने बढ़ाया। यह क्या है? मैंने डब्बे को उलट पुलट कर हैरानी से देखा। खोल कर देखो। वो मेरे साथ ही बैठ गई। डब्बे में काले रंग का एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन बंद था। यह तो मोबाइल है, अच्छा है ना? उसने इश्तियाक से पूछा। हाँ, मगर मेरे किस काम का? पता है, यह तोहफा वगैरह नहीं है। खिलाफ तवक्को वो मेरे करीब से उठकर सरदार के बेड पर बड़े अंदाज से तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। यकीनन वो कोई ख़ास बात करने के मूड में थी। मैंने मुतबस्सम होकर पूछा, तो फिर क्या है? कल की मश्क के बारे में इल्म है ना? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। तो बात यह है कि मैं तुम्हारे हाथों मश्क से आउट नहीं होना चाहती। तुम सबसे ख़तरनाक निशानेबाज हो और मैं चाहती हूँ कम अज़ कम मैं तुम्हारी गोली का निशाना न बना। तो इसमें मोबाइल फ़ोन का क्या किरदार है? क्या ये बतौर रिश्वत के है? तुम्हें पता है ना, सबके पास नक्शा और GPS मौजूद होगा। हाँ, तो बस मुझे अपनी जगह से आगाह रखना। इसी तरह मैं तुम्हें अपनी जगह से बाखबर रखूँगी। बस हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे।